हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ है ना, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल थी, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो अनूप, आकाश, मंगेश, मोनू, विशाल, जयप्रकाश, अभय, अश्विन, सूरज, ललित। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके अंदर तीन चार प्रोविजन हैं जिसको हम लोगों को करना है, फिर हम लोग आएंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसके अंदर आगे जो दो तीन पॉइंट और भी आपको लिखना है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, provision for establishment of all India Federation, provision for establishment of all India Federation। इसका मतलब क्या है समझते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ के प्रावधान का निर्माण, अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान। यानी इसमें क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान किया गया। ये अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान तो था, लेकिन क्या अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ इसके तहत? तो याद रखिएगा, नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसके कारणों की बात करते हैं और किससे किससे मिलकर अखिल भारतीय संघ के प्रावधान का मतलब के निर्माण का प्रावधान था। तो उस समय दोस्तों याद रखिएगा 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 6 कमिश्नरी प्रोविंस थे, कमिश्नरी प्रोविंस थे, यानी कि 6 मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे। और इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, बाकी क्या थी, प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि देसी रियासतें थी। बाकी क्या थी, देसी रियासतें थी। अब देखिए कैसे यहां पर अखिल भारतीय संघ के जो निर्माण की बात करी गई, कैसे की गई। कहा गया कि ये जो 11 ब्रिटिश प्रोविंस हैं और ये जो 6 कमिश्नरी प्रोविंस हैं, इनको तो मिलना जरूरी होगा। अखिल भारतीय संघ का जो निर्माण होगा उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत वो तो शामिल होंगे ही होंगे, इनका शामिल होना आवश्यक था, जरूरी था। दूसरा, ये जो 6 कमिश्नरी प्रोविंस थी, इसका भी शामिल होना क्या था, आवश्यक था, इनका भी शामिल होना जरूरी था। लेकिन ये देसी रियासतें जो थी, इनको कहा गया अगर इनको मतलब ये इनकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया, इनके लिए जरूरी नहीं बनाया गया। कहा गया कि ये देसी रियासतें अगर चाहती हैं कि अखिल भारतीय संघ में मिलें, अखिल भारतीय संघ का हिस्सा बने, तो ये बन सकते हैं। और अगर इनको लगता है कि हमें हिस्सा नहीं बनना अखिल भारतीय संघ का, तो हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान हुआ, लेकिन क्या कहा गया, जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं वो अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगे, आवश्यक था इनका शामिल होना। उस समय 6 कमिश्नरी प्रोविंस हुआ करते थे, लाइक जैसे अभी हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसी तरह कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे जहां पर चीफ कमिश्नर होते थे, उनके द्वारा वहां पर शासन किया जाता था, उसे बोलते थे चीफ कमिश्नरी प्रोविंस या आयुक्त, मुख्य आयुक्त प्रांत कहते थे। उनको भी कहा गया कि ये भी अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगे, इनका भी शामिल होना जरूरी है। लेकिन जब बात आती है किसकी, देसी रियासतों की, प्रिंसली स्टेट की, तो उनके पास ऑप्शन दिया गया, अगर आप अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, और अगर आपको चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें शामिल नहीं होना है, तो नहीं हो सकते। तो देसी रियासतें जो हैं, उन्होंने दोस्तों इसमें शामिल होना, क्या कहा, शामिल होने से मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। और यही कारण था कि दोस्तों अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान किसमें था, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था।
क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अखिल भारतीय का मतलब मतलब कि एक मतलब क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड, अखंड भारत, है ना, जिसका फिर मतलब जिसमें कौन कौन भारत के अंदर शामिल होंगे वो बात करी गई थी इसमें। ठीक, सर कॉन्स्टिट्यूशन कितना क्लासेस होगा? अभी काफी क्लासेस होंगे, अभी तो आई थिंक आज 17th या 18th लेक्चर है ना, अभी अराउंड मान लीजिए 50 के अराउंड क्लासेस और होंगी। देसी रियासतें, रोशन हजम जी, भारत के अंदर मैंने क्या बताया, दो तरह के क्षेत्र हुआ करते थे। 70% क्षेत्र भारत में ऐसे थे जिस पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन था। 70% क्षेत्र ऐसे थे, उनको बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। और वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में फिर 11 क्या थे, जैसे स्टेट होता है ना, उसी तरह 11 उस समय राज्य हुआ करते थे, जिसे हम लोग प्रांत बोलते थे उस समय। लाइक यूनाइटेड प्रोविंस, लाइक मद्रास, लाइक बंगाल, लाइक बिहार, है ना, ऐसे प्रांत हुआ करते थे, जिनको मतलब पहले जो स्टेट हुआ करते थे उनको प्रांत कहते थे। उसमें फिर 6, जैसे अभी वर्तमान में यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसी तरह वहां पर उस समय क्या हुआ करता था, उस समय चीफ कमिश्नरी प्रोविंस कहते थे उसे, मुख्य आयुक्त प्रांत कहा या मुख्य आयुक्त क्षेत्र कहा जाता था। जो 70% ऐसा क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, और बाकी 30% के आसपास क्षेत्र ऐसे थे जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, जहां पर रियासतें हुआ करती थी, जहां पर राजा हुआ करते थे। जैसे हैदराबाद में निजामों का शासन था, जैसे मैसूर में राजा हुआ करते थे, पटियाला था, है ना, जूनागढ़ था, है ना, इसी तरह अलग अलग, जम्मू एंड कश्मीर था, अलग अलग ऐसे रियासतें हुआ करती थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, सर फेडरल कोड 1937 और सुप्रीम कोर्ट 1773 में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट 1773 में जो बना था, उस समय उसका जो क्षेत्र हुआ करता था, बंगाल, मद्रास, है ना, और बॉम्बे, ये 3 क्षेत्र, क्योंकि 3 ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। लेकिन इस समय जो था पूरा, मतलब क्या हुआ करता था, आगे चलकर वो क्या होता है, जो फेडरल कोर्ट है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट था ना, उसको एबॉलिश कर दिया गया था 1773 वाला, जो 1774 में जो बना था। उसके बाद उसमें जाकर हाई कोर्ट बनता है बाद में, है ना, हम लोग बात करेंगे जब हम लोग जुडिशियरी पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताएंगे। तो ये जो फेडरल कोर्ट हुआ करता था ना, इसका पूरे भारत के अंदर जुरिस्डिक्शन, पूरा जो भारत था उस पे उसका जुरिस्डिक्शन था, क्षेत्राधिकार था, यह अंतर था इसमें। यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें दोस्तों कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र उसमें शामिल थे, और उसका एक नाम था भी, उत्तर को उत्तर प्रदेश क्यों कहते हैं, उत्तर प्रदेश को वो नाम रखा गया था, है ना। यूटी उस समय हुआ करता था, लेकिन उसका नाम, उसे पहले हम लोग चीफ कमिश्नरी प्रोविंस कहते थे, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस कहते थे उसे, ठीक है। और आप लोग टेस्ट, अनूप जी, टेस्ट होता है, अगर आपको टेस्ट मतलब देखते हैं, अभी एक टॉपिक फिनिश हो जाए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मैं यहाँ पर टेस्ट लूंगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मली क्लासेस अगर आपको अटेंड करनी है एमसीक्यू की, तो यूट्यूब पर आपको थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन आपको केजीएस डिफेंस चैनल है, खान ग्लोबल स्टडीज डिफेंस के नाम से चैनल है, वहां पर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन 12:30 to 1:30 मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, आप वहां पर ज्वाइन करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर एक तो प्रावधान ये था, इसके बाद आगे क्या प्रावधान होता है यहां पर दोस्तों आगे याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। पहली बार यहां पर केंद्र और प्रांतों के बीच क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र और प्रांत, अभी मैं लिख रहा हूं, राज्य नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पहले प्रांत कहा जाता था उसे। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन। और इसके लिए दोस्तों 3 लिस्ट बनाई जाती है, ध्यान से समझिएगा, इसके लिए 3 लिस्ट बनाई जाती है ना। 3 लिस्ट की बात करें, एक लिस्ट बनता है जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, या फिर जिसे कहा जाता है संघ सूची। संघ सूची एक है दोस्तों जिसे कहा जाता था प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, या इसे कहा जाता था प्रांतीय सूची। और एक हुआ करता था दोस्तों जिसे हम कहते थे कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट
लिस्ट या फिर समवर्ती सूची। ध्यान से चीजों को समझिए, समवर्ती सूची। यह कहा गया ये जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी विषय हैं उस समय के यूनियन लिस्ट में 1935 के यूनियन लिस्ट में जो 1935 के अंदर जो प्रावधान किया गया उस समय उसमें कितने विषय रखे गए 59। प्रोविंशियल लिस्ट में कितने विषय रखे गए 54 और कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय रखे गए 36। यह उस समय की बात हो रही है। लेकिन जो वर्तमान में जो हमारी 7वीं अनुसूची है, वर्तमान में जो हमारी 7वीं अनुसूची है जिसमें कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, उसमें दोस्तों यूनियन लिस्ट में वर्तमान में जो है 100 सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है 61 सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है। ठीक। लेकिन जो पहली बार जब भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तो संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे 59 और कहा गया था ये जो संघ सूची के अंदर जो विषय हैं इस पर कानून कौन बनाएगी, उस पर कानून बनाएगी सेंटर यानी केंद्र। प्रांतीय सूची के अंदर जो 54 सब्जेक्ट हैं उस पर प्रांतों को अधिकार दिया गया कि जो 11 प्रोविंसेस थे वो आप इस पर कानून बना सकते हैं। और 36 सब्जेक्ट जो थे वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखे गए। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे विषय रखे गए जिस पर कि सेंटर और प्रोविंस दोनों ही कानून बना सकते थे। सेंटर भी कानून बना सकता था और प्रोविंस भी कानून बना सकते थे इस पर। लेकिन जैसे वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में दोस्तों क्या है, एक है रेजिडुअरी सब्जेक्ट। रेजिडुअरी सब्जेक्ट या रेजिडुअरी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अवशिष्ट विषय का अभी समझते हैं हम लोग इसे। रेजिडुअरी पावर इज वेस्टेड विथ वॉइसर। ध्यान से समझिएगा, अवशिष्ट शक्तियां वॉइसराय में निहित थी। यहां पर अवशिष्ट शक्तियां वॉइसराय में निहित थी। किसमें निहित थी, वॉइसराय में निहित थी। वॉइसराय में निहित थी। यह अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा विषय आ गया, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो कि इनमें से ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इस तीनों लिस्ट में कहीं भी मौजूद नहीं है और उस पर कानून बनाना है। तो याद रखिएगा, जब कोई ऐसा विषय जो कि इस तीनों में से किसी लिस्ट में मौजूद नहीं है उस विषय को हम लोग कहते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। उस विषय को हम लोग कहते हैं अवशिष्ट विषय। और इस अवशिष्ट विषय का पर कानून बनाने का अधिकार उस समय में 1935 में किसे दिया गया था, वायसरॉय को दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार यानी रेजिडुअरी पावर जो है वो किस में निहित है, वो केंद्र में निहित है। यानी कि वर्तमान में याद रखिएगा, जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में नहीं है उस पर कानून कौन बना सकता है, उस पर कानून पार्लियामेंट बना सकती है, वो सेंटर में निहित है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक सर, उस समय पर भी 28 प्रोविंस थे, नहीं 11 प्रांत थे उस समय। अच्छा, पिछले वाला नहीं लिखे तो अभी लिखने के लिए दे देते हैं, अभी पिछला स्लाइड कर देंगे। अखिल भारतीय संघ क्या है, अनस्टेबल बॉयज। अखिल भारतीय संघ उस समय जो 11 प्रोविंस हुआ करता था और 6 मुख्य प्रांत हुआ करते थे, कहा गया कि ये तो अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगे ही होंगे, है ना। और साथ ही साथ जो आपके देशी रियासतें थी, भारत के अंदर जो क्षेत्र थे, मतलब भारत के अंदर अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने की बात करी गई, जो एक बार इसमें शामिल हो जाएंगे उसको फिर भारत से अलग नहीं होगा, वो भारत का हिस्सा माने जाएंगे जो एक बार इसमें अखिल भारतीय संघ के अंदर शामिल हो जाएंगे। और कहा गया कि जो 11 प्रोविंस और 6 जो चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थे वो अखिल भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, उनको अखिल भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा, उनको शामिल होना है। लेकिन जो उस समय भारत के अंदर जो देशी रियासतें थी उनको ऑप्शन दिया गया, अगर आपको ज्वाइन करना है तो करिए और नहीं करना है तो मत करिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अखिल भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं करना है, हमें अखिल भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनना है, जिसके कारण अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ। इस चीज को आप याद रखिएगा। तुषार कुमार जी, व्हाई वाज कंकरेंट लिस्ट क्रिएटेड? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर कि सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाना अनिवार्य होता है, दोनों को क्या करना, मतलब उस पर लॉ बनाना अनिवार्य होता है। लाइक एजुकेशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उस पर केंद्र भी अपना कानून बना सकती है और राज्य भी अपना कानून बना सकती है।
तो कंकरेंट लिस्ट में चाहे केंद्र और राज्य दोनों ही क्या करें, कानून बनाएं, ऐसे सब्जेक्ट को कहां पर रखा गया, कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, इसलिए उसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, नहीं 2000 से पहले नहीं, 1950 के बाद से प्रांतों को क्या कहने लग गया, क्या कहने लगे हम लोग, स्टेट कहने लग गए। क्यों कहने लग गए, तो हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ जी, प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना सकते हैं सर प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना सकते हैं? आसीन जी देखिए, प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसे है, संसद को है। और संसद का निर्माण याद रखिएगा, संसद जो उसके अंदर प्रेसिडेंट भी शामिल होता है। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही क्या होते हैं, तीनों से मिलकर हमारे संसद का गठन होता है एज पर आर्टिकल 79। प्रेसिडेंट सिर्फ प्रेसिडेंट कानून, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय प्रणाली में कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो तो मतलब सौरभ राठौर जी डिपेंड करता है, अगर वो शामिल होते उसके बाद क्या होता है ना। लेकिन जैसा मतलब कह सकते हैं कि उसका निर्माण तो होना ही था, क्योंकि जो पाकिस्तान की मांग रेगुलर बार बार उठ रही थी, उनके शामिल या होने या नहीं होने से कोई, मुझे मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। एजुकेशन बिलोंग करता है कंकरेंट लिस्ट में, रोहित, है ना। हम लोग जब सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अरे विशाल भाई, आप इसके लिए परेशान मत होइए, जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर आपको बताएंगे संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, संघ मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें कौन कौन से विषय हैं, वहां पर आपको लिखाएंगे बकायदा कि सेंसस किस में है ना, फैमिली प्लानिंग किस में है ना, जनसंख्या नियंत्रण किस में है, पुलिस किस में है, लॉ एंड ऑर्डर किस में है ना, फॉरेस्ट किस में है, मैरिजेस एंड डाइवोर्स किस में है, डिफेंस किस में है, सिटीजनशिप किस में है, एटॉमिक एनर्जी किस में है, सब बताएंगे। लेकिन जब वो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर, है ना, हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, इसके आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां तक सभी ने नोट कर लिया? जिसका पिछला स्लाइड रह गया वो पिछले स्लाइड को नोट कर लीजिए। अब एक पॉइंट यहां पर दोस्तों और याद रखिएगा, देखिए कंकरेंट लिस्ट पर सब कानून बनाने के लिए ऐसा कोई नहीं। कंकरेंट लिस्ट पर केंद्र अपना कानून बनाती है, राज्य अपना कानून बनाता है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट पर दोनों को ही कानून दोनों ही कानून बना सकती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक सभी ने नोट कर लिया? आगे चला हम लोग, न्यू टॉपिक अभी स्टार्ट हो जाएगा, बस 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को। प्रकाश जी, एजुकेशन को फोर्थ पिलर, क्या एजुकेशन कोई क्या ऐसा इंस्टीट्यूशन है बताओ, एजुकेशन को फोर्थ पिलर कहेंगे? मीडिया को इसलिए फोर्थ पिलर अब कहा जाता है गवर्नमेंट, क्योंकि मीडिया जो है ना वो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार की अच्छाई और बुराई को जनता तक पहुंचाती है, इसलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? प्रांतीय सूची क्या होता है भाई? प्रांतीय सूची ऐसे विषय होते हैं जिस पर कि प्रोविंसेस को, मतलब ऐसे प्रांतीय सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? प्रांतों को होता है। जो उस समय प्रांत हुआ करते थे उनको होता था उस पर कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, अगर देखिए ये, अगर आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं और बाद में आके 20 मिनट के बाद आप कहते हैं सर प्लीज पहला पेज रिपीट कर दीजिए, है ना, तो ये आप लोग, फिर आप लोगों के अंदर समस्या है, फिर आप लोग मतलब मेरे हिसाब से सीरियस नहीं है क्लास को लेकर, है ना। तो फिर ऐसे तो मैं पता चला कि इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही पूरा क्लास हमारा चला जाएगा, फिर तो नए टॉपिक को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान किया गया था और कहा गया था अखिल भारतीय संघ का जो निर्माण होगा उसमें ये 11 ब्रिटिश प्रांत उस समय जो हुआ करते थे और उस समय जो 6 कमिश्नरी प्रोविंस हुआ करते थे वो मिलेंगे, उसमें इनसे मिलकर होगा। और देशी रियासतों को यह छूट दी गई थी कि वो अगर मिलना चाहे तो मिलें, इसमें नहीं मिलना चाहे तो नहीं मिले। तो देशी रियासतों ने कहा कि हम इसमें नहीं मिलेंगे, जिसके कारण अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाया। ठीक है, इफ सेंटर एंड स्टेट हैव डिफरेंट ओपिनियन on the same subject, what will happen in case of concurrent list? ये तुषार का बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड तुषार, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने।
देखिए कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट पर केंद्र ने अपना कानून बनाया, राज्य ने अपना कानून बनाया। अगर राज्य का कानून केंद्र के कानून का उल्लंघन करता है, राज्य का कानून अगर केंद्र के कानून का उल्लंघन करेगा तो वहां पर केंद्र का कानून लागू हो जाएगा और राज्य का कानून जो है समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में फेडरल सिस्टम तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ है, मजबूत केंद्र के साथ है। केंद्र को ज्यादा क्या दी गई है? ज्यादा पावर दी गई है हमारे देश। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए एक चीज और किया गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थी ना, उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबलिश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉज एबलिश्ड। यानी कि यहां पर क्या कर दिया गया कि जो भारत सचिव हुआ करती थी, भारत सचिव की परिषद को, भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव की परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। हमने बताया था आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, जिसके तहत भारत पर शासन करने के लिए एक ब्रिटेन में एक मंत्री पद का गठन होता है, जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसे नाम दिया गया भारत सचिव। और उस भारत सचिव को मदद करने के लिए 15 सदस्य वाली एक काउंसिल का गठन किया गया, 15 सदस्य वाली एक परिषद का गठन किया गया। लेकिन इस एक्ट में आकर के क्या होता है, उस काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबॉलिश्ड, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस चीज को आप याद रखें। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है हमारा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, ये हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो माहिम कानून इसके लिए बना सकती है ना? अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसके लिए कानून बना सकती है। नाउ अगले टॉपिक पर हम लोग मूव करते हैं। अब ये टॉपिक हमारा चलेगा लगभग 2 से 3 क्लास चलेगा ये, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा चीजों। आएंगे आएंगे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे आएंगे, जस्ट वेट। अंकित कुमार, है ना? ठीक है, दोनों एक ही थे दोनों, है ना? सबसे पहले याद रखिएगा 1928 का समय। 1928 में दोस्तों एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जाता है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? ये प्रिपेयर किसने किया था? याद रखिएगा, प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। उस समय के बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट हुआ करते थे, एंड जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। बट रिजेक्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने इसे खारिज कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने खारिज किया। व्हाट डज इट मीन? ये क्यों बता रहे हैं नेहरू रिपोर्ट? क्योंकि दोस्तों ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये भारतीयों के द्वारा संविधान के निर्माण का पहला प्रयास किया गया था। भारतीयों के द्वारा संविधान के निर्माण का पहला प्रयास था ये, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियंस, फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियन टू मेक देयर own कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण का पहला प्रयास, भारतीयों के द्वारा
संविधान के निर्माण का पहला प्रयास, संविधान के निर्माण का पहला प्रयास। आपसे सवाल बन सकता है कि भारतीयों के द्वारा संविधान के निर्माण का पहला प्रयास कब किया गया? वो दोस्तों 1928 में किया गया बाय द प्रिपरेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को तैयार करके। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट को तैयार किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, और इसे रिजेक्ट कर दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किस आधार पर, किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया, यह आपको समझना जरूरी है। इन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान का निर्माण कोई एक सिंगल व्यक्ति कैसे समझ सकता है? भारत का निर्माण, भारत कैसा होना चाहिए, भारत के संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसके लिए हमें देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रकार के समुदाय से लोगों को शामिल करना पड़ेगा। तब जाकर हम उनकी समस्याओं के आधार पर, उनके प्रॉब्लम के आधार पर, उनके मतलब आवश्यकताओं के आधार पर क्या करेंगे? हम संविधान का निर्माण करेंगे। एक सिंगल पर्सन के द्वारा देश का संविधान नहीं बनाया जा सकता। इस आधार पर रिजेक्ट करेंगे, नहीं, ये नहीं चलेगा। आगे चलकर क्या होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले आप लोग इतना लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे मूव करेंगे। अब सम्राट, ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। अगर आप सीडीएस के पेपर की बात करें 10 से 12 सवाल आते हैं। एनडीए में आपका 5-6 सवाल आता है। सीएपीएफ में भी 10-12 सवाल आता है ना। एफकेट में लगभग 3-4 के आसपास सवाल आते हैं पॉलिटी से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम इसके आगे मूव करेंगे। चलें आगे। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके आगे। अगला समय आता है 1934। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। एमएन रॉय ने सबसे पहले किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। एमएन रॉय डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फर्स्ट टाइम। यानी अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि सबसे पहली बार भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग किसने करी थी, तो याद रखिएगा 1934 में करी थी। ईयर भी याद रखना, और किसने करी थी? एमएन रॉय ने करी थी। इन्होंने कहा कि भारत में संविधान सभा, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो क्या करेगी? जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा 1935 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां पर मैं सीए लिख रहा हूं, सीए से समझना है आपको, मैं संविधान सभा लिख रहा हूं, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में क्या कहा कि संविधान सभा हमें चाहिए, इसके लिए? भारत के निर्माण के लिए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसका पूरे भारत में क्या था? वर्चस्व हुआ करता था। जब उसने कहा कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, जाकर ब्रिटिशर्स को लगता है कि नहीं, इस डिमांड को हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट। और फिर जाकर इसके 5 साल के बाद 1940 में, याद रखिएगा 1940 में अगस्त ऑफर दिया जाता है। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा याद रखिएगा अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने संविधान सभा के निर्माण की मांग को एक्सेप्ट किया, निर्माण की मांग को स्वीकार किया। इंग्लिश में लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was accepted by Britishers।
डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स बाय विच ऑफर, बाय अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के द्वारा ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि भैया हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे। 1940 में जाकर इस प्रस्ताव में कहा कि हम आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे। क्लियर है? मानवेंद्र नाथ है ना, केजीएस, बट बेवजह इन मतलब क्या कहते हैं इरेलीवेंट चीजों को याद करने का कोई मतलब नहीं है ना। इतना ही याद रखिए जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। एमएन रॉय बस याद रखिए, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, याद है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। आगे चला हम लोग, यहां तक पहले लिखा, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या? गांधी जी कहीं नहीं है अभी, ठीक है। गांधी जी को इतिहास में पढ़िएगा, पॉलिटी में गांधी जी को नहीं पढ़ना है हमें बहुत ज्यादा, है ना। हाँ, डीपीएसपी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत गांधीयन प्रिंसिपल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 40 वॉज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, है ना। इस तरह आर्टिकल 39 वगैरह बेस्ड ऑन, हम लोग बात करेंगे वहां पर गांधीयन प्रिंसिपल वगैरह क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आगे 1942 भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए, भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, ब्रिटिशर्स सेंट ए कमिटी to form what? To form Constituent Assembly in India. And that committee was named as Cripps Mission. उस कमेटी को नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। क्यों नाम दिया गया क्रिप्स मिशन? क्योंकि ये जो क्रिप्स मिशन हुआ करता था, इसके हेड कौन हुआ करते थे? दिस क्रिप्स मिशन वाज हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके क्या हुआ करते थे? हेड हुआ करते थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में। लेकिन क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे, उस प्रस्ताव को ना तो आईएनसी ने एक्सेप्ट किया और ना ही मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से, जिस आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को ज्यादा सीटें देंगे, आईएनसी को कम सीटें देंगे, है ना। कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, है ना। कैसे मुस्लिम लीग को ज्यादा सीटें, क्यों हमें कम सीटें? तो सीटों के बंटवारे को लेकर ना तो आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों में क्या नहीं हो बन पाया, सामंजस्य नहीं बन पाया। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए आता है, क्रिप्स मिशन को लेकर, उसका जो प्रस्ताव, उसका जो मिशन था वो फेल हो गया। इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था भारत में संविधान सभा का निर्माण करना, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सामंजस्य नहीं बना पाता है ये, और ये फिर खत्म हो जाता है, वापस चला जाता है। आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है, और ये जो था क्या हो जाता है? क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, विफल। लेकिन भारत में तो संविधान सभा का निर्माण करना है। इसके बाद क्या होता है फिर? इसके बाद 4 साल के बाद फिर से, कब? आफ्टर 4 ईयर, इन 1946, 1946 में, कब? 23 मार्च को क्या आता है? भारत में आता है फिर क्या? कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान भी बोलते हैं उसको हम लोग। पहले आप इतना लिखे, फिर इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ये आसीन जी आपको हिस्ट्री वाले सर बता पाएंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, आप एक ही चीज रोज पूछते हैं, है ना। ठीक है, वो हिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा, वही आपको बता पाएंगे इस चीज। ठीक है, हाँ बिल्कुल थे, है ना।
बिल्कुल उसके सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता भी करी थी उन्होंने 1924 में, है ना। क्रिप्स मिशन देखिए भारत में आता है क्या, इसको भेजा जाता है भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए। इसके हेड हुआ करते हैं सर स्टफर्ड क्रिप्स। कब आते हैं? 1942 में। लेकिन जब आते हैं तो ये कहते हैं मुस्लिम लीग को हम ज्यादा सीट देंगे, आईएनसी को, मतलब दोनों में मुस्लिम लीग को जितना प्रतिनिधित्व था, जितना क्षेत्र था उसके पास, उसके हिसाब से उसे ज्यादा सीटें दी जा रही थी, कांग्रेस को कम सीटें दी जा रही थी। किसके अंदर? संविधान सभा के अंदर। तो दोनों ने बहिष्कार कर दिया कि नहीं, है ना, मुझे नहीं चाहिए। तो ये फेल हो जाता है ना, सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में सहमति नहीं बन पाती। ठीक है, आगे चला हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अभी तुषार जी आ रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा उसके बाद, है ना। अभी आते हैं, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, सब्र बनाए रखिए थोड़ा आप लोग, है ना। नेक्स्ट है इसके बाद, याद रखिएगा, मार्च 1946 भारत में क्या भेजा जाता है? कैबिनेट मिशन, और इसी को कैबिनेट प्लान भी कहते हैं, कैबिनेट मिशन और कैबिनेट प्लान। इस कैबिनेट प्लान की बात करते हैं तो इस कैबिनेट प्लान में याद रखिएगा 3 सदस्य होते हैं, 3 मेंबर होते हैं इसके अंदर। इसके जो हेड होते हैं, हेड कौन होता है तो याद रखिएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड कौन होता है इसके? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और इसके जो 2 मेंबर होते हैं, यानी टोटल 3 सदस्य थे, इसके जो मेंबर होते हैं, एक होते हैं स्टफर्ड क्रिप्स, सर स्टफर्ड क्रिप्स। ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये पहले भी आकर प्रयास कर चुके होते हैं, इनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा सर स्टफर्ड क्रिप्स, और दूसरे जो मेंबर थे उनका नाम क्या था? एबी अलेक्जेंडर। क्या नाम था दूसरे मेंबर का? एबी अलेक्जेंडर। अब जब ये भारत आते हैं तो भारत में आकर संविधान सभा के निर्माण का प्रयास करते हैं, और भारत में संविधान सभा के निर्माण के उसमें ये सफल होते हैं। और याद रखिएगा, जो भारत में कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में यानी इंडिया में 389 मेंबर वाली, कितने मेंबर वाली? 389 मेंबर वाली, 389 सदस्यों वाली मेंबर वाली संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए लिख रहा हूं तो समझना है संविधान सभा लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है, गठन होता है। यानी भारत में संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, किसके सिफारिशों पर, किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्लान, उसके आधार पर क्या होता है? भारत में संविधान सभा का निर्माण। सोनम जी टोटल 3 मेंबर है ना, हेड को इंक्लूड करके 3 मेंबर है यहां पर, है ना। पहले जो हेड थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये भी तो इसके मेंबर हैं। बाकी अन्य 2 सदस्य जो थे सर स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। यानी कि इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य आते हैं, 3, जिसमें कि हेड होते हैं स्टफर्ड, कौन होता है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। मेंबर होते हैं स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? अच्छा सर इन लोगों का नाम ऐसा क्यों है? तो ये मतलब भाई उनका नाम अंग्रेज है, उधर नाम ऐसे ही रखे जाते हैं, है ना। अब इसके पीछे क्या ही मैं बताऊं। अब आपसे अगर पूछे कि आपका नाम पल्लवी क्यों है, इसका कोई जवाब है? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने नाम रखा होगा आपका, उसी तरह उनके पेरेंट्स को ये नाम अच्छा लगा होगा, पैथिक लॉरेंस, है ना, स्टफर्ड क्रिप्स, है ना, इस तरह के नाम। ठीक है, चलिए आगे चला हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक सभी ने लिख लिया? अब देखिए, ये जो 389 सदस्य थे, इसमें कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होता है, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन 389 सदस्य में कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। 389 सदस्य हैं टोटल। इन 389 सदस्यों में बंटवारा कैसे होता है? कहा जाता है कि जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते हैं, ब्रिटिश प्रोविंस यानी ब्रिटिश प्रांत, ध्यान से समझना,
इससे कितने मेंबर चुनकर आएंगे? इससे 296 मेंबर चुनकर आएंगे। जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट यानी कि जो रियासतें थी, यहां से कितने मेंबर चुनकर आएंगे? यहां से दोस्तों 93 मेंबर चुनकर आएंगे। टोटल कितना हो गया? 389 हो गया। भोजराज गुज्जर जी, क्या दिक्कत है भाई इस स्लाइड में, थोड़ा बताइए। क्या स्लाइड का क्या चेंज करूं? कलर चेंज करूं या कुछ और चेंज करूं? क्या इसमें क्या समस्या हो रही है? देखिए, हम लोग जब बात करते हैं, ये जो 296 जो यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया कि 292 सदस्य जो है वो कहां से चुनकर आएंगे? 11 प्रांतों से। 11 प्रोविंस जो थे वहां से 292 सदस्य चुनकर आएंगे। मैंने आपको क्या बताया? ब्रिटिश प्रोविंस में दो तरह के क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। एक जिसे कहते थे प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर दो तरह के क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। एक जिसे हम क्या कहते थे? प्रोविंस या प्रांत। और एक हुआ करता था, जैसे यूटी है उसी तरह चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हुआ करता था, मुख्य आयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो यहां पर दोस्तों 4 सीट जो है वो कहां से चुनकर आया? वो आया चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से। उस समय चीफ कमिश्नरी प्रोविंस यानी कि मुख्य आयुक्त क्षेत्र जो हुआ करता था उसकी संख्या घटकर 4 हो गई थी। चीफ कमिश्नरी प्रोविंस यानी मुख्य आयुक्त क्षेत्र से 4 सदस्य चुनकर आए, यानी कि 11 प्रांतों से कितने मेंबर चुनकर आएंगे? 292। और जो बाकी चीफ कमिश्नरी प्रोविंस है, मुख्य आयुक्त क्षेत्र है या मुख्य आयुक्त प्रांत है, यहां से कितने मेंबर चुनकर आएंगे? 4। और ये कौन कौन से 4 थे? याद रखिएगा, एक था दिल्ली, दूसरा अजमेर एंड मारवाड़। ये सब इतना डिटेल में बहुत जब मुश्किल सवाल पूछेंगे तभी आपसे पूछेंगे। अजमेर एंड मारवाड़। तीसरा ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये सब चीफ कमिश्नरी प्रोविंस के नाम है, बलूचिस्तान। और चौथा कुर्ग एंड अंडमान निकोबार, कुर्ग एंड अंडमान, कुर्ग एंड अंडमान, है ना। बस इतना आप याद रखिए। ये उस समय के 4 चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थे, दिल्ली, अजमेर एंड मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग एंड अंडमान। कहा गया कि जो 292 सदस्य इन 296 में से जो 292 मेंबर्स हैं वो कहां से आएंगे? 11 प्रांतों से आएंगे। और जो 4 मेंबर हैं इसमें से वो कहां से आएंगे? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से आएंगे। और ये चीफ कमिश्नरी प्रोविंस क्या है? दिल्ली, अजमेर एंड मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग एंड अंडमान। बिल्कुल, ये दोनों क्षेत्र इंडिया में ही है, सारे इंडिया में ही है। प्रांत नेहा जी, जैसे वर्तमान में राज्य है ना, बिहार, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसी तरह उस समय जो राज्य हुआ करते थे उन्हें प्रांत कहते थे। उस समय कुल कितने प्रांत हुआ करते थे? 11 प्रांत हुआ करते थे, यानी कि उस समय 11 स्टेट हुआ करते थे। ठीक है। बलूचिस्तान एक क्षेत्र का नाम हुआ करता था उस समय का जो भारत था, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान अभी अलग नहीं हुआ। वर्तमान ये जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान अभी अलग कहां? अभी हम 1947 में पहुंचे हैं क्या? नहीं, अभी हम 1946 में ही है ना। जब 1947 होता है उसके बाद की हम चर्चा करेंगे। ये दोस्तों जो 389 मेंबर्स थी, 389 मेंबर में से याद रखिएगा महिलाएं कितनी थी? 15 वुमेन मेंबर थी इसमें। कितनी महिलाएं थी? 15 महिला सदस्य थे इसमें। इतना आप लोग लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे की कहानी को देखते हैं क्या है आगे की स्टोरी। सर 4 क्या लिखे हैं? 4 मुख्य आयुक्त प्रांत लिखे हैं, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस लिखे हैं। जैसे वर्तमान में यूटी होता है ना, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, है ना। उसी तरह उस समय यूटी हुआ करते थे। उन यूटी को उस समय कहते थे चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, और वहां पर मुख्य आयुक्त क्या करते थे? वहां पर शासन करते थे। ठीक है, क्लियर। अंडमान के साथ है कुर्ग एंड अंडमान, कुर्ग एंड अंडमान। आ गया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
आगे चलें। क्लास रुक गई है क्या? सब बच्चे बोल रहे हैं क्लास रुक गई है। चल रही है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आगे चले हम लोग। अच्छा, चंडीगढ़ को यूटी क्यों बनाया गया है? ये जब हम फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे चंडीगढ़ को यूटी क्यों बनाया गया। क्योंकि चंडीगढ़ एक छोटा सा क्षेत्र है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कई तरीके से, है ना, मिलिट्री के लिहाज से, और भी चूंकि वो 3 राज्य के बीच में, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तीनों से लगभग क्या है, सटा हुआ है, ठीक। और इसलिए वहां पर क्या है कि उसे यूटी के अंदर रखा गया, छोटा सा क्षेत्र है ना। हम लोग जब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट वहां पर हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। देखिए, इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रोविंस से मेंबर्स का चुनाव, जो संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, प्रोविंसेस के एमएलए के द्वारा किया जाएगा। प्रोविंसेस के एमएलए के द्वारा किया जाएगा। यहां पर कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रोविंस, जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, उस प्रांतों में जो एमएलए होंगे, डायरेक्ट लोग यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, लोग शामिल नहीं हो रहे हैं सीधे यहां पर चुनाव में। यहां पर चुनाव किया जा रहा है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। और वहां पर पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करेंगे प्रोविंसेस के जो एमएलए हैं, जो वहां के विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो शामिल होंगे। और वो क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा क्या करेंगे? ब्रिटिश प्रांत से सदस्यों को, जो 296 मेंबर्स हैं, उनको चुनकर लाएंगे। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो मेथड चुनाव में, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ, लेकिन मेथड क्या था चुनाव का? यहां पर दोस्तों मेथड यूज किया गया पीआरएसटीवी मेथड। पीआरएसटीवी मेथड आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछली क्लासेस में, याद करिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी इसे बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली। यानी जो प्रणाली यूज की गई यहां पर चुनाव में, वो कौन सी? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली, इसका यूज किया गया यहां पर। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है जब हमने आपको बताया था भारत के अंदर कितने प्रकार के इलेक्शन सिस्टम है। अरे राज सिंह जी, मतलब ये जो है ना, इस 389 में ही 15 महिला थी, ये मैं बता रहा हूं। इन 389 मेंबर में ना टोटल जो 389 मेंबर है, उसमें से 15 वुमन सदस्य थी, ये मैं बता रहा हूं, है ना। प्रेजेंट टाइम कुर्ग कर्नाटक में, सौरभ राठौर जी। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पहले आप लोग इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या है, परेशानी है तो बताइए। ये जितने भी पॉइंट्स मैं करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को आपको पता कर, मतलब एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। सर पिछला स्लाइड बता दीजिएगा। भाई तुम कहां गायब हो जाते हो क्या संतोष, बीच बीच में? जब भी तुम देखते हैं अगली स्लाइड खत्म होने के बाद तुम अगर कहते हो सर पिछला स्लाइड बता दीजिएगा, ऐसे आप अगर डिसकंटिन्यू करेंगे बीच बीच में तो फिर दिक्कत है ना। मैं तो बता दूंगा, समय आपका जाया होगा। मैंने बताया 389 मेंबर वाली संविधान सभा थी, जिसमें कि ब्रिटिश प्रोविंस से कितने मेंबर चुनकर आए? 296, जिसमें कि 292 11 प्रोविंसेस से चुनकर आए थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से चुनकर आए थे।
प्रिंसली स्टेट से कहा गया 93 मेंबर्स चुनकर, 93 मेंबर्स रहेंगे कहां पर, संविधान सभा में, प्रिंसली स्टेट से, जो देसी रियासतें हुआ करती थी वहां से, ठीक है। और इस 389 सदस्यों में से 15 महिला सदस्य हुआ करती थी, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। पीआर स्टेवी समझाइए, नहीं समझ आया आदित्य राज्य, उसके लिए आपको पिछली क्लासेस देखनी पड़ेगी जहां पर हमने इलेक्शन सिस्टम पढ़ाया हुआ है, जाकर उस लेक्चर को देखिए, वहां पर मैंने आपको पूरा जो आपका एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी, और एक सिस्टम होता है पीआरएसटीवी सिस्टम, दोनों के बारे में डिटेल में हमने बताया हुआ है, आप वो क्लास जाकर देखिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पुरानी क्लासेस देखकर आपको आगे आना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह की दिक्कतें आपको आएगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा वेट करना। याद रखिएगा, प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स वहां के हेड के द्वारा क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, यानी मनोनीत किया जाएगा। यानी यह कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर्स हैं 93 मेंबर्स, उनके लिए चुनाव नहीं होगा, नहीं चुनाव के द्वारा आएंगे। सौरभ राठौर जी, अभी थोड़ा सा वेट करिए। कहा गया कि जो 296 मेंबर्स हैं उनका क्या होगा, चुनाव होगा। वो ब्रिटिश प्रांत के जो एमएलएज हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन और पीआरएसटीवी मेथड यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत प्रणाली, इसके द्वारा वो क्या करेंगे, इसको चुनाव चुनेंगे। और जो 93 मेंबर्स जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे उनके लिए चुनाव नहीं होगा। वो कैसे चुने जाएंगे, तो वो वहां के हेड के द्वारा क्या होंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। वहां के हेड के द्वारा क्या होगा, उनका नॉमिनेशन होगा, ठीक है सर। तब तो 404 मेंबर हो गए, कैसे 404 मेंबर हो गए, बताना थोड़ा आशुतोष। मैंने क्या बताया कि जो 15 वो महिला सदस्य है ना भाई, वो उस 389 में ही 15 महिलाएं थी। अब मैं से मान लो मैं कह दूं कि ये 500 छात्र हैं क्लास में, इसमें 50 महिलाएं हैं, 500 छात्र हैं क्लास में जिसमें कि 50 गर्ल लड़की है, तो क्या कहेंगे 550 हो गए, नहीं ना। वही मैं बता रहा हूं कि कुल 389 सदस्य थे जिसमें कि 15 क्या थी, महिलाएं थी। आया समझ में, या अभी भी दिक्कत है। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, नेक्स्ट है, याद रखिएगा, संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन जून जुलाई 1946 में आयोजित किए गए। इलेक्शन was conducted for constituent assembly in जून जुलाई 1946। यानी कि भाई अब देखो, चुना जाएगा, चुनाव होगा ना, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनना है, उसके लिए चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहा गया है, प्रांतों से जो चुने जाएंगे वो इलेक्शन के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन कराना होगा। वहां के एमएलएस क्या करेंगे, चुनेंगे। तो यहां पर जो चुनाव हुआ, कितने मेंबर्स के चुनाव हुआ, 296 मेंबर्स के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि 93 सदस्यों का चुनाव नहीं हो रहा है, 93 सदस्य नॉमिनेट होकर आ रहे हैं। इसके बाद याद रखना क्या होता है, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन was published in अगस्त 1946। यानी इसका जो चुनाव का जो रिजल्ट आया वो कब आया, 1946 में आया, इन अगस्त 1946। यानी कि चुनाव के परिणामों की घोषणा कब होती है, अगस्त 1946 में।
अब क्या होता है यहां समझिए। हाँ बिल्कुल, उस समय एमएलए होता था, जो प्रांतों की जो विधानसभाएं होती थी उसके जो मेंबर्स होते थे उसे एमएलए बोलते थे, उसे क्या बोलते थे हम लोग, एमएलए बोलते थे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। अब देखिए जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में किसको कितनी सीटें मिली इसको हम लोग देखते हैं। पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे, पहले आप इतना लिखिए फिर इसके आगे चलते हैं। देशी रियासतों के मेंबर्स के लिए चुनाव नहीं हुआ था, याद रखिए, क्योंकि वहां के मेंबर्स नॉमिनेट होकर आएंगे, उनके लिए चुनाव नहीं कराया गया है। हाँ एमएलए के लिए इलेक्शन होता था, है ना, एमएलए का इलेक्शन होता था, वहां पर पीपल पार्टिसिपेट करते थे, जो पिछले मैंने एक्ट्स वगैरह में बताया आपको। रागिनी यादव जी, उसके लिए आप पिछली क्लासेस को देखिए जाकर के, इलेक्शन सिस्टम जहां पर मैंने कराया है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा, क्योंकि पीआरएसटीवी मेथड ये 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, आधा घंटा चाहिए होगा समझने के लिए इसको आपको। उसके लिए जाकर आप इलेक्शन सिस्टम मैंने टॉपिक पढ़ाया हो उसको जाकर देखिए, है ना। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या होता है, एक पॉइंट बस मैं डिस्कस करता हूं, फिर आपके बाद उसके बाद क्लास में फिनिश कर लूंगा। यहां पर जब चुनाव होता है तो आईएनसी को कितनी सीटें मिलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है। मुस्लिम लीग को इसमें कितनी सीटें मिलती है समझिएगा, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती है, इसको 73 सीटें मिलती है ना, 73 सीटें मिलती है। बाकी जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो होते हैं उनको दोस्तों 8 सीटें मिलती है, और जो स्मॉल पार्टी छोटे मोटे दल जो हुआ करते थे, स्मॉल पार्टीज छोटे मोटे जो दल हुआ करते थे उनको 7 सीटें मिलती है, यानी कि अदर्स को टोटल कितनी सीटें मिलती है, 15। अदर्स को टोटल कितनी सीटें मिलती है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, इंडिपेंडेंट यानी जैसे किसी भी पार्टी से उन्होंने खुद अपने दम पर चुनाव लड़ा, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, वहां पर 8 सीटें जीती इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने। और स्मॉल पार्टीज जो छोटे मोटे दल हुआ करते थे, जैसे वर्तमान में भी कई सारे दल हैं, उन्होंने 7 सीटें इसमें जीती, यानी कि इसके अलावे जो अन्य है, टोटल अन्य ने कितनी सीटें जीती है, 15 सीटें जीती। टोटल आप देखिएगा, जोड़िएगा इसको तो ये आपका आ जाएगा कितना, 296 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक। इसके आगे की स्टोरी हम लोग करेंगे कल की क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में। कल तो आई थिंक आपकी क्लास होगी नहीं ये वाली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो आगे की क्लासेस होगी उसमें हम लोग बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां पर है, वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाँ 1950 तक, है ना। कहां पर, दिल्ली का जो वर्तमान में जो संसद, जो पुराना संसद भवन हुआ करता था ना, वहीं पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी, बैठती थी। ठीक है, प्रिंसली स्टेट का मतलब रुचि, जो उस समय की देसी रियासतें जहां पर राजा वगैरह का शासन था, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, है ना, पटियाला, ऐसे कई सारी छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, क्लियर। कल क्योंकि आपका 3 दिन आपका पॉलिटी चलता है, 3 दिन आपका बायो चलता है ना। चलिए, और किसी का कोई डाउट। एमएलए का बिल्कुल इलेक्शन होता था, किसी का कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, तो आगे के लगभग मान लीजिए कि एक दो क्लास जाएगा हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे संविधान का क्या क्या सोर्स है, क्या क्या उसके मतलब पार्ट्स हैं, क्या क्या स्केड्यूल्स हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। अरे सभी प्रिंसली स्टेट को मिला करके, कोई प्रिंसली स्टेट था जहां पर 100 मतलब 5000 लोग रहते थे, लेकिन यहां पर एक सीट के लिए कितना पॉपुलेशन था, 10 लाख के पॉपुलेशन पर एक मेंबर को चुना गया था। अगली क्लास में बताएंगे सौरभ राठौर जी इसके बारे में। ठीक है, निजामों का शासन हुआ करता था वहां पर, आसीन जी, राजा नहीं, निजाम हुआ करते थे वहां पर, निजामों का शासन हुआ करता था। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और मतलब मंडे को, है ना। आप लोगों को अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब फॉर फ्रॉम मतलब थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इन 3 दिन को आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। हमें कहां पर, खान ग्लोबल स्टडीज डिफेंस यूट्यूब चैनल है,
12:30 से 1:30 बजे तक आपकी क्लास होती है, वहां पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।